Hello everyone. Today I am going to start our next chapter that is called the metal and non-metal. आज हम start करने जा रहे हैं एक नया chapter that is the metal and non-metal. I am going to discuss about the properties of metal, physical properties and after that chemical properties. तो आज हम start करते हैं metal और आज हम physical property और chemical property के बारे में discussion करेंगे. So today I am going to start the properties of metal. First, physical properties. Generally metals are hard. जो metals होते हैं generally कैसे होते हैं, वो hard होते हैं, लेकिन exception है कुछ metals जो होते हैं वो room temperature पर soft form में पाए जाते हैं, just like sodium, potassium and lithium. ओके तो जनरली अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ हार्ड, मतलब जनरली जो मेटल्स होते हैं दैट इज अ हार्ड बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. इन्हें अगर हम नाइफ के थ्रू कट करते हैं तो ये नाइफ के थ्रू कट हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई भी अगर पूछता है कि मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो जनरली मेटल्स आर फाउंड इन और वी कैन से दैट जनरली metals are occur in hard form but some metals are soft just like a sodium, potassium and lithium. इसे हम नाइफ के थ्रू भी अगर कट करते हैं तो ये कट हो जाएंगे. सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज. जो भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं. कैसे? तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा. और एक ऑक्टेट का रूल जो आपने 9th में पढ़ा होगा कि जनरली क्या होता है कि मेटल जो होते हैं या कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है. इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट. ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी एलिमेंट स्टेबल करने के लिए अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है. तो देखो मेटल के आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा. कैसे हम इससे पता करेंगे कि 1 है, 2 है या फिर 3 है? तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN सेल्स में. तो आपको पता होगा सेल्स कितने, हम अगर देखते हैं KL, M एंड N, ये हमारे सेल्स होते हैं. आपने 9th में पढ़ा है K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, L में 8, इन M इज 18 एंड N में होता है 32 इलेक्ट्रॉन. किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सेल्स में करते हैं और जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अगर एलिमेंट अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमने कहा जनरली जो मेटल्स उनके आउटर सेल में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल के थ्रू सपोज करो हमने ले लिया कोई एलिमेंट ले लिया हमने लिथियम, दैट इज अ मेटल. इसका एटॉमिक नंबर होता है 3. तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, 1 बचा वो L में चले. आउटर सेल यानी सबसे बाहर वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है. मैंने कहा कि जनरली मेटल क्या होता है आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया. देखो लिथियम के आउटर सेल में कितना आ गया? 1 हो गया. अगर हम सोडियम का करते हैं तो 11 एटॉमिक नंबर होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 1. आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1 आ गया. एल्यूमिनियम का कर लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. इसका अगर हम सेल्स में करते हैं 2, 8, 3. आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3. यानी सिंपली अगर हम कभी भी किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. और कोई जो मेटल होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के, सपोज करो किसी मेटल के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 चाहिए, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. तो जब वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. अब देखो इलेक्ट्रॉन लेने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन देने में भी एनर्जी उसकी वेस्ट होगी. तो सपोज करो अगर कोई एलिमेंट मेटल है और वो अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू द 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में. तो वो क्या करेगा?
7 लेगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको लूज कर देगा, तो उसकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस लिथियम की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हैव +1 चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हैव 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हैव 3 पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड लिथियम हैव अ +1 चार्ज। ठीक है, सोडियम का भी देखते हैं, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। अब अगर ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू द 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब 1 लूज करेगा तो एंड हैव अ 1 पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं मेटल ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जनरली फाउंड इन अ हार्ड, ठीक है, हार्ड फॉर्म में पाया जाता है। बट कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर? तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम नाइफ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। क्यों पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, क्योंकि उनके आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 1 लूज करके +1 चार्ज कैरी करेगा। अगर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एनर्जी उसकी ज्यादा वेस्ट होगी, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, देन हैव अ +2 चार्ज। अगर आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड हैव अ +3 चार्ज। इट मींस अगर इसका कंक्लूजन देखते हैं तो मेटल ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी मेटल्स की कि जनरली दैट इज अ मैलिएबल। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब उसे हम मेल्ट करके थिन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें एल्यूमिनियम फॉइल, हम अगर उससे क्या एल्यूमिनियम को के मतलब मेटल को क्या कर सकते हैं, उसको हम मेल्ट करके उसे हम थिन पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एल्यूमिनियम फॉइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डक्टिलिटी। इट्स सो द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में। जैसे कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, तो वहां आयरन का वायर हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इट इज अ सोनोरस, यानी अगर हम किसी मेटल को गिरा देते हैं तो क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी मैंने ये आपको मेटल ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज ये बता दिया, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। एक चीज और, हम कहते हैं कि जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर लिथियम होता है, हम उसे एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर लिथियम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो अपने आप रिएक्शन करने देते हैं, यानी वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। सपोज करो कि अगर मेरे पास हमने सोडियम लिया है, तो सोडियम को अगर हम एटमॉस्फेयर में जनरली, ये जैसे सपोज करो ये सोडियम, जैसे ही मैंने इसको एटमॉस्फेयर में रखा, ये तुरंत जलने लगेगा, अपने आप बिना जलाए जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम को हम कभी भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, जिसमें से केसेस अलग अलग हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं,
वजह यही होती है, केरोसिन ऑयल के अंदर जब हम स्टोर करके रखेंगे तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो बर्न नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमने ये हमारा सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल है, इसको हमने केरोसिन के कंटेनर में डाल के रख दिया है, तो ऐसा नहीं कि केरोसिन से जैसे बाहर निकाल करके लाएंगे तो जल नहीं, क्योंकि जब इसको केरोसिन के अंदर से हम बाहर लेकर के आएंगे तभी भी उसके ऊपर क्या होती है, केरोसिन की लेयर होगी। जब उसको हम कट करके और जैसे केरोसिन ऑयल की जो लेयर है वो रिमूव होगी, वो तुरंत जलने लगेगा। इसी वजह से हम पोटेशियम एंड सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। लिथियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ये लाइटेस्ट मेटल होता है। हम इसको अगर केरोसिन ऑयल के अंदर अगर पुट करते हैं तो फ्लोट करने लगेगा, तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और वो बर्न हो जाएगा। इसलिए हम लिथियम को क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर पूछता है कि सोडियम एंड पोटेशियम को कौन से ऐसे मेटल को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो दैट इज अ सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल और ये एयर के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट कर जाता है, यानी बर्न कर जाता है। लिथियम इट इज ऑल्सो रिएक्टिव मेटल, बट इसे हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, और अगर हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो वो केरोसिन ऑयल के अपर सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, इसलिए इसे हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसे आज हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लो, ये तो आपका हो गया कि जनरली हार्ड होते हैं क्या, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिएबल होते हैं, हम इन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करेंगे। तो ये सारी जो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे मेटल्स हो गए, तो मेटल्स पूछ लेगा कि ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, तो दैट इज अ सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ऐसा कौन सा मेटल है जो हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एक्सिस्ट करता है, तो दैट इज अ मरकरी। जनरली मैंने बोला हार्ड होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल हो गया आपका मरकरी। तो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम 2 प्रॉपर्टी केवल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करके देखेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, first that is matter always contain positive charge. As for example, suppose मेटल क्या करता है, मेटल के आउटर सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर 2 या फिर 3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन हैव अ +1 चार्ज। जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, देन 2, 8, 1। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 का मतलब हो गया इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7। अब अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया हमने, देन इट कंटेन +1 चार्ज। मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देन 2, 8, 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है किसी से तो क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देन इट हैव अ 2 पॉजिटिव चार्ज। It means first chemical properties, matter always contain positive charge. Second आता है कि metal is react with acid. अच्छा, एक चीज ये देखना, जो तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, वो सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें थर्ड चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है। सेकेंड है when metal is react with acid.
When metal is react with acid, then form salt and release the hydrogen gas. कभी भी कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, then it will be converted into the salt and release the hydrogen gas. Example, when sodium is react with hydrochloric acid, then it will be converted into the sodium chloride and release the hydrogen gas. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद एसिड H2SO4 हमने ले लिया, then it will be converted into the magnesium sulfate यानी salt plus release the hydrogen gas. अच्छा एक चीज और, ये तो हमने HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन देख ली, लेकिन मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा, वो या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा. एंड नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2, दैट इज नोन एज लॉफिंग गैस, हंसाने वाली जो गैस होती है वो यही होती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस. ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी हमने कहा मेटल इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस, लेकिन HCl और H2SO4 के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन अगर यही मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या होता है, कभी भी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, वहां पे या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी या फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे. ये तुमको हमेशा ध्यान रखना है, पूछा जाता है ऐसे कौन से मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. तो वो दो मेटल कौन कौन से होंगे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. इन दोनों की रिएक्शन हम देख लेते हैं. चलो देखते हैं ये कैसे बनाता है. देखो, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, then it will be converted into the salt magnesium nitrate and release the hydrogen gas. मैग्नीज की भी रिएक्शन करा लो. मैग्नीज is react with nitric acid, then form manganese nitrate and release the hydrogen gas. ठीक है, तो बस यही केवल दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं. बाकी कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा. इसकी जगह क्या इवॉल्व करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड. एक चीज और ध्यान, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होता है इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है. कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैस इवॉल्व हुई जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस थी, तो वो गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी. इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए बस फर्स्ट दो प्रॉपर्टी आज मैंने बता दी. एक तो मेटल ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड. कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना.